शहनाई के गूंज से वातावरण में प्रेम का संदेश फैल रहा है। बारात के मंडप बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि बाराती उसी प्रेम के संदेश को पाकर पहुँचे हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई है। फूलों के हार में आधे से ज़्यादा तो कलियां ही गुथी नजर आ रही हैं। यह तो कलियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें माली उनके पूर्ण यौवन के विकास से पहले ही अपने स्वार्थ के लिए तोड़ लेता है और किसी के स्वागत के लिए किसी माले में गूंथ देता है। वैसे यहाँ आए हर व्यक्ति के चेहरे पर एक खास सौंदर्य दिख रहा है, जिस सौंदर्य के द्वारा हर कोई एक दूसरे को आकर्षित करने का अथक प्रयास कर रहा है। जब हर कोई एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हो तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के करीब होकर बहक जाए तो इसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं होगा, बल्कि उस माहौल का होगा जो ऐसे समय में बना हुआ होता है। हर किसी के होठ इस समय स्वतः मुस्कुराने के लिए व्याकुल बने हुए हैं, क्योंकि यह समय विवाह का है। इस समय में ऐसी मादकता वाली स्थिति हर तरफ फैली होती है जिससे हर कोई प्रभावित होता है। परंतु जहाँ हर किसी के हृदय में कुछ नया पा लेने की जिज्ञासा से उथल पुथल हो रही है, वहीं इन सबों की जो केंद्र है उसके पास से विरह की वेदना उत्पन्न हो रही है। मगर इस विरह की वेदना को कोई भी समझने को या सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह की वेदना से किसी अप्रिय घटना का संदेश मिल रहा है। शायद यह विरह की वेदना किसी खास व्यक्ति को यहाँ खींच लाने के लिए उत्पन्न हो रही है। इन खुशियों की शहनाई में भी विरह की वेदना उत्पन्न करने वाली यह वही रूपवती है जिसके लिए एक विवाह का मंडप तैयार है और सभी लोग जिसे अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए एक वर अपना सब सामर्थ्य प्रदर्शित करते हुए आ पहुँचा है और अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से ढोल की गूंज कर रहा है, क्योंकि वह उस बाला के साथ विवाह के बंधन में बंधने को तैयार बैठा है जिस खूबसूरत बाला का नाम जया है, जो आज उस सौभाग्यशाली नौजवान की वधू बनने जा रही है। पंडित जी वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। दुल्हा और दुल्हन अग्नि के कुंड के करीब बैठे हुए हैं। दूल्हे के साथी और दुल्हन की सहेलियां अपने अपने दल का अगुवाई दूल्हे के पक्ष और दुल्हन पक्ष के साथ बैठकर कर रहे हैं। हर आदमी हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। परंतु इससे पहले कि विवाह के 7 फेरे पूरे होते, जया की विरह वेदना एक विकट परिस्थिति को खींच लाती है। शायद उसी के खातिर वह पूर्ण होना नहीं चाह रही थी। उसके हृदय में संभवतः उसी व्यक्ति का प्रेम छुपा हुआ है जिसे वह आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। परंतु उसके प्रेम की पवित्रता ने उस असामान्य प्रेमी को यहाँ खींच ही लाया। अचानक मंडप के बाहर 2 गाड़ियाँ, एक उजली जिप्सी और दूसरी उजली कार रुकती है, जिसके सभी ग्लासेस बंद हैं। जिप्सी से 4 नौजवान बाहर आते हैं जो अपने अपने हाथों में हथियार लिए होते हैं। वे सभी लड़ाकू नौजवान बारात में उपस्थित सभी लोगों को दोनों तरफ हटाते हुए मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ दुल्हन और दूल्हे के लिए मंत्रोच्चारण हो रहा है। उन लड़ाकों में से एक शिवा नाम का है जो अपना पिस्टल दूल्हे के माथे पर तान देता है, और दूसरा लड़ाका शंकर है जो अपना पिस्टल जया के माथे पर तान देता है। रवि और राजू नाम के 2 अन्य लड़ाके अपना कार्बाइन बारात में उपस्थित अन्य लोगों के तरफ तान देते हैं और आवाज़ लगाते हैं, यदि किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की या किसी प्रकार की सहयोग के लिए कहीं फ़ोन करने की कोशिश की तो दूल्हे और दुल्हन के साथ उनकी भी जान चली जाएगी। पहले तो लोग स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब इनकी धमकी भरी कार्रवाई सामने आती है तो सभी अपने स्थान पर यथावत खड़े होकर आगे की परिस्थिति को समझने में ध्यान लगा देते हैं। तभी मंडप के बाहर लगी कार की गेट खुलती है। उसमें से एक सुडौल सा नौजवान बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर गजब की कठोरता है जो उसकी खूबसूरती के विरुद्ध है। उसकी आंखों में सूरज की लालिमा दिख रही है, जिसे देखकर लगता है उससे निकलने वाली आग की लपट इतने खतरनाक होंगे कि उसमें सभी उपस्थित लोग जल जा सकते हैं। वह अपने हाथों में पिस्टल इस तरह नचाए जा रहा है जैसे कि वह अपने शिकार को तलाश रहा हो। उसके कदम धीरे धीरे विवाह के मंडप की ओर बढ़ने लगते हैं।
जब वह जया के नज़दीक जाता है तो उसे लोग पहचानते हैं कि यह वर्तमान में कुछ खतरनाक आपराधिक घटनाओं में चर्चित हुआ आकाश ठाकुर है। आकाश ठाकुर को देखते ही जया के माता पिता व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें इस प्रकार के खतरे की कोई सोच तक नहीं हो सकती थी। फिर अचानक ऐसे कैसे हो रहा है? उसमें भी उसकी माँ के लिए तो यह अविश्वसनीय परिस्थिति है, क्योंकि वह एक सामान्य औरत है जिनमें किसी व्यक्ति के वजूद को समझने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर पाई जाती है। आमतौर पर सामान्य महिलाएं सिर्फ दुनिया के दिखावा को ही हकीकत समझ बैठती हैं और अक्सर उसके पीछे धोखा खाया करती हैं। वास्तव में महिला चाहे कितनी भी अक्लमंद क्यों ना हो, एक साधारण आदमी उसे धोखा दे दिया करता है। बस उसे एक ज़बरदस्त झूठी तारीफ करने की ज़रूरत है। वह महिला उसके आगे अपना सब कुछ लुटाने लगती है। इसी कारण कहा गया है कि महिला चाहे कितनी ही चालाक क्यों ना हो, उसकी अकल उसके घुटने में होती है। जया की माँ के साथ भी वही बात है। उन्होंने आकाश ठाकुर को बहुत ही छोटा समझा था। इन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाला आकाश जया के करीब आता है और अपने लड़ाकों को दूल्हे और दुल्हन को ले जाने का आदेश देता है। यह सुनकर लड़ाके शिवा और शंकर दोनों वहाँ से उन्हें लेकर निकल जाते हैं। यह देख आकाश का मित्र मनोहर, जो वहाँ उपस्थित है, आकाश को रोकने के लिए आग्रह करते हुए कहता है, आकाश, यह सही नहीं है, ऐसा मत करो। तभी दूल्हे का छोटा भाई भी गुस्से में आकर अपने घर के बंदूक को लेकर उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हुए बोलता है, हम भी भूमिहार ब्राह्मण जाति के हैं। हमारे पूर्वजों ने इस धरती के हिफाजत के लिए ना जाने कितने युद्ध लड़े हैं। ऐसे में हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर उसके पीछे कुछ अन्य लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी आकाश ठाकुर उसके हाथ में गोली मार देता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। उसके पीछे सहयोग के लिए बढ़े अन्य सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आकाश ठाकुर चिल्लाते हुए बोलता है, जब अपनों से लड़ते हो तो जीत चाहे जिसकी भी हो, परंतु हार तो अपनों की ही होती है। क्यों तुम्हारे समझ में यह बात नहीं आती है? जिस दिन अपने समाज के लोग यह समझकर अपने औलादों में पैदा होने वाले नासमझी को दूर करने लगेंगे, उस दिन से हम अपनों का खून बहाना बंद कर देंगे। फिर दुनिया हमारे सामने सर झुकाए खड़ी नजर आएगी। आकाश का क्रोध देख मनोहर भी डर जाता है, मगर मनोहर उसे समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बोलता है, यह सब रोक दो आकाश। परंतु आकाश अपने पिस्टल का मुंह उसके तरफ करके बोलता है, अपने कदम वहीं रोक लो मित्र, वरना आदमी आदमी को पहचानता है, मगर ये बंदूक नहीं पहचानते हैं कि तुम मित्र हो या दुश्मन। बस घोड़ा दबा और आदमी खत्म हो जाता है। इसके बाद मनोहर भी अपने स्थान पर रुक जाता है। फिर किसी और की क्या हिम्मत की आगे बढ़े। तब तक जया को लेकर शंकर कार में बैठ चुका होता है और शिवा दूल्हे को लेकर जीप में बैठ चुका होता है। अब आकाश ठाकुर वहाँ से निकलते हुए कहता है, आज मैं रुक जाऊँ तो अपने दिल से बेवफाई होगी। जो तेरी मंडप उजड़ गई तो कुछ पल की जगह हंसाई होगी। फिर आगे आगे आकाश ठाकुर निकलता है और उसके पीछे पीछे अन्य फाइटर निकलते हैं। जब वे लोग दूल्हे दुल्हन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, तब विवाह का मंडप चीखों से गूंजने लगता है। शहनाई की जगह मातम का माहौल बन जाता है। जया की माँ अपने पति के पास चीखते हुए आकर कहती है, सोच क्या रहे हैं? इस गुंडे ने हमारी बेटी दामाद का अपहरण कर लिया है। जल्दी पुलिस को फ़ोन कर बुलाइए। जया के पिता अपने मोबाइल से पुलिस का नंबर डायल करने लगते हैं। तभी मनोहर उनके पास जाकर समझाते हुए कहता है, बात जितना कम फैले उतना अच्छा होता है। बात बढ़ाने से आप लोगों की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। पुलिस जांच के बहाने बार बार आप लोगों को परेशान करेगी और मीडिया
इसे अपने व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और ज़्यादा प्रचार करेंगे। आप लोगों की इज्जत लुट जाएगी, आप लोगों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। यह सुनकर जया के पिता चिढ़ कर बोलते हैं, मनोहर बाबू, आप हमें सलाह ना दें तो अच्छा रहेगा। रस्सी में गांठ अपने आप नहीं हो जाता है। मनोहर को यह बात कड़वी लगती है। वह तुरंत पलटवार करता है। कभी कभी संभाल कर रखे हुए रस्सी को आदमी तेजी से फैलाना शुरू करता है और वह रस्सी अपने आप उलझ जाती है। मनोहर की बातें सुनकर जया की माँ क्रोधित हो अपने पति से बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत उलझिए। उस गुंडे से तो परिचय इन्होंने ही जया का करवाया था। सब इनका प्लान है। आप जल्दी से पुलिस को खबर कीजिए, नहीं तो ये हम लोगों को बातों में फंसाकर उन गुंडों को भगाने की कोशिश कर रहे होंगे। यह सुनकर मनोहर जवाब देता है, आप लोगों को जो कुछ कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरी बात मानिए। जलते हुए चिता पर पानी नहीं डाला जाता है। जया की माँ गुस्से में बोलती है, परंतु आग में तो पानी डाला जाता है मनोहर बाबू। यह सुनकर मनोहर कहता है, दोनों में फ़र्क होता है। मृत शरीर को जलाया जाता है उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए, जबकि जलते हुए आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने कदम आगे मत बढ़ाइए, अन्यथा आप लोग कल से मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। उसी समय वहाँ से उनके समधी वापस जाते हुए नजर आते हैं तो जया की माँ कहती है, समधी जी, आप तो कम से कम परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। समधी जी बिना मुंह घुमाए जवाब देते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम हमेशा ही गलत होता है। उनका मित्र बनकर उनके समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जब सब कुछ आंखों से देख ही लिया तो अब समझने के लिए क्या बाकी रह गया है। यह कहकर समधी जी वहाँ से अपने घायल बेटे को गाड़ी में बैठाकर चले जाते हैं। जया के पिता अपनी पत्नी के दबाव में आकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद आकाश ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है।